व्हाट इज नीट पीजी काउंसलिंग? नीट पीजी काउंसलिंग क्या है कि डीएनबी की काउंसलिंग कौन कराती है, एमडीएमएस की काउंसलिंग कौन सी बॉडी कराती है, आफ्टर नीट पीजी एग्जाम कोर्सेस कौन कौन से कोर्स को कवर किया जाता है, कौन कौन से कोर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, उस कोर्स का मीनिंग क्या है, एएफएमएस जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या होगा। तो एएफएमएस आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ एडमिशन लेने वाले डॉक्टर्स आर्मी में सर्विस करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है वहाँ की 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है। 50% जो इंटरनल कोटा है इसके लिए भी आपको ऑल इंडिया की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, बट इंटरनल सीट्स है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में उसी जगह से अगर किसी ने यूजी किया है तो उनके लिए 50% सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में रिजर्व रहती है। अगर आपने इस काउंसलिंग अथॉरिटी को जो काउंसलिंग यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया सीटों को अगर प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया तो आपको नीट पीजी 25 की काउंसलिंग में बहुत मदद मिलने वाली है डॉक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला लेकर आया है नीट पीजी 2025 के लिए नीट पीजी काउंसलिंग की सीरीज। यह सीरीज 2 पार्ट में होने वाली है। पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं डॉक्टर्स क्या होता है नीट पीजी, एलिजिबिलिटी ऑफ नीट पीजी एग्जाम। नीट पीजी एग्जाम के बाद आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो कौन कौन से कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नीट पीजी की काउंसलिंग कितने पार्ट में होती है, राउंड्स कितने होते हैं, ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग के तहत कितने नंबर ऑफ परसेंट्स की सीट्स मेडिकल कॉलेज में कवर होती है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटे के तहत अपनी सीट्स फुलफिल करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी कितने परसेंट सीट्स पे ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है और वह सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस सीरीज में पार्ट 1 में आपको नीट पीजी के राउंड्स के बारे में पता चलेगा और ऑल इंडिया कोटे के तहत कौन कौन से सीट्स पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डीएनबी क्या होता है, डीएनबी की काउंसलिंग अथॉरिटी बॉडी कौन सी है, आफ्टर नीट पीजी एग्जाम नीट पीजी की काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से कोर्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, होल प्रोसेस ऑफ नीट पीजी एग्जाम। पार्ट 1 में डॉक्टर्स हम हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडेक्स नीट पीजी काउंसलिंग का, जिसको हमने लगभग 12 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज नीट पीजी काउंसलिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग अथॉरिटी कोटा, एआईक्यू क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, डीम्ड कॉलेजेस कैसे होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जो कि ईएसआईसी क्या है, एएफएमएस, डीएनबी एंड प्राइवेट, सारे काउंसलिंग अथॉरिटी को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पीजी मेडिकल जर्नी कोर्सेज कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूट एंड काउंसलिंग का प्रक्रिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पीजी मेडिकल पाथवे कितने टाइप के में डिवाइड है, जिसमें कोर्स, इंस्टीट्यूट, काउंसलिंग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, डिम्ड क्या है, डीएनबी और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे डॉक्टर्स। फिर इसके अलावा 6 पॉइंट पे हमने रखा सीट मैट्रिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एआईक्यू वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहे, हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम कवर करने वाला व्हाट इज नीट पीजी काउंसलिंग। नीट पीजी काउंसलिंग क्या है? तो नीट पीजी काउंसलिंग इज ए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर पीजी मेडिकल कोर्सेज लाइक एमडी, एमएस, डिप्लोमा, डीएनबी आफ्टर एमबीबीएस कोर्स। सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट, रैंक एंड प्रेफरेंस ऑफ ब्रांच चॉइसेस। तो नीट पीजी का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, या एक नेशनल एग्जाम है। इसके अंतर्गत आप एमडी, एमएस, डीएनबी और पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स को कवर कर सकते हैं। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट और हैं जहां पे आप डायरेक्टली एमसीएच का प्रोग्राम, एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी आफ्टर नीट पीजी एग्जाम परस्यू कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो 2 इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्टली एमसीएच 6 ईयर इन न्यूरो सर्जरी ब्रांच में जो अवेलेबल कराता है, सीएमसी बेल्योर और दूसरा एसआरएम चेन्नई 6 ईयर प्रोग्राम है डॉक्टर्स। तो यहाँ पे हम एमडीएमएस में चाहे वो क्लिनिकल ब्रांच हो या पैरा क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल ब्रांच हो, डीएनबी के सारे ब्रांचेज नीट पीजी एग्जाम के थ्रू हम कवर करते हैं। इसके साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा के सारे ब्रांचेज
आफ्टर नीट पीजी एग्जाम हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डीएनबी की काउंसलिंग कौन कराती है, एमडीएमएस की काउंसलिंग कौन सी बॉडी कराती है, ये आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नीट पीजी एग्जाम के बाद आप एमडी, एमएस, डीएनबी, पीजी डिप्लोमा और साथ ही साथ 2 इंस्टीट्यूट इंडिया में, ध्यान से समझने की चीज है, 2 इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली आप नीट पीजी एग्जाम के बाद एमसीएच जैसे कोर्स, एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी सीएमसी वेल्योर और एसआरएम चेन्नई में आप परस्यू कर सकते हैं डॉक्टर्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि नीट पीजी एग्जाम के लिए कौन कौन से एप्लीकेंट एलिजिबल होते हैं नीट पीजी एग्जाम के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नीट पीजी एग्जाम तो डिस्कस करते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री ऑब्लिक प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएमसी एंड एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले एमबीबीएस की डिग्री एमसीआई या एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के साथ आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। आप जब 4.5 ईयर का कोर्स करते हैं वह कॉलेज एनएमसी और एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और साथ ही साथ 1 ईयर का रोटेटरी इंटर्नशिप 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। और आपके पास रजिस्ट्रेशन में परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विथ एनएमसी एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। अगर आपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है तो सेंट्रल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो तो चलेगा, या अगर आप अभी फर्स्ट टाइम आप नीट पीजी का एग्जाम दे रहे हो आफ्टर कंप्लीट इंटर्नशिप 31 मार्च, अगर आपकी डिग्री परमानेंट नहीं हो पाई है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए एनएमसी की या स्टेट मेडिकल काउंसिल की। इसके अलावा नेशनलिटी हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग नीट पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डॉक्टर्स तो इंडियन सिटीजनशिप हो या एनआरआई स्टूडेंट भी नीट पीजी इंडिया के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओसीआई हो, पीआईओ एलिजिबल हो, फॉरेन मेडिकल एंड फॉरेन नेशनल अलाउड विथ टेम्परेरी एनएमसी रजिस्ट्रेशन। आप अगर बाहर से हो और इंडिया में नीट पीजी का एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके पास टेम्परेरी एनएमसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखते हैं कि नीट पीजी के एग्जाम में एज लिमिट क्या है। तो नीट पीजी एग्जाम में नो अपर एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट मेंशन नहीं है डॉक्टर्स। अटेम्प्ट्स क्या है, नो अटेम्प्ट्स लिमिट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट फॉर नीट पीजी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, सिर्फ 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट ही अलाउ है नीट पीजी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप ले सकते हो नीट पीजी एग्जाम के लिए डॉक्टर्स। इसके साथ ही साथ अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, अगर कोई बाहर से किसी दूसरे कंट्री से एमबीबीएस की डिग्री करके आया है तो उसके लिए क्या रूल्स है जो नीट पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जैसे आप बाहर से किसी कंट्री से आपने अगर यूजी का कंप्लीट करके आए हो, एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके आए हो, तो आपके पास एफएमजीई की पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आफ्टर एफएमजीई पासिंग सर्टिफिकेट 1 ईयर का रोटेटरी इंटर्नशिप इंडिया के अंतर्गत कंप्लीट होना चाहिए और इसके बाद एनएमसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तब जाकर आप नीट पीजी 2025 के एग्जाम या नीट पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे या कर सकते हैं। तो इस सबसे जो बाहर में स्टूडेंट नीट पीजी का एग्जाम, नीट यूजी पढ़ के आया है, एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके आया है, तो एफएमजी मस्ट हैव एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप और प्लस एनएमसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डॉक्टर्स। तो आप नीट पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी हमने 1 बाय 1 समझा कि नीट पीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग नीट पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी मेडिकल जर्नी का ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीजी मेडिकल कोर्सेस कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूट कौन कौन सी है, काउंसलिंग कौन कौन सी है। 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि नीट पीजी काउंसलिंग में नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है समझना। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमने यहाँ पे नीट पीजी पाथवे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया डॉक्टर्स। यहाँ समझने की चीज़ है, इस 3 फैक्टर्स को अगर हम समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट नीट पीजी की जो जर्नी है उसको हम बेसिक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। हमने जो 3 पाथवे बनाया है उसमें हमने 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया है। सबसे पहले कोर्सेस, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने इंस्टीट्यूट को कवर किया है डॉक्टर्स। थर्ड नंबर पे हमें देखना है कि काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है और कौन कौन सी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्सेस कवर्ड आफ्टर नीट पीजी एग्जाम, कोर्सेस कौन कौन से कोर्स को कवर किया जाता है, कौन कौन से कोर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, उस कोर्स का मीनिंग क्या है। एमडी है तो उसमें कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं, एमएस है तो कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं,
क्लिनिकल ब्रांच क्या होता है, पैरा क्लिनिकल ब्रांच क्या होता है, क्यों बोला जाता है पैरा क्लिनिकल को क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बीच का ब्रिज ब्रांच। तो समझते हैं डॉक्टर्स, स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल कोर्सेस, कोर्स टाइप है, यहाँ पे एग्जांपल है कुछ कोर्सेस के। कोर्स टाइप हमने रखा है, कोर्स को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है, क्लिनिकल कोर्स, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, और फोर्थ पे हमने डीएनबी एंड डिप्लोमा को अलग से कवर किया है डॉक्टर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लिनिकल में एमडी है और एमएस है। एमडी में मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे ब्रांच रेस्पिरेटरी मेडिसिन, साइकेट्रिक, एमडी ब्रांचेज है। इसके अलावा आपको एमएस में सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, इस ब्रांच को हमने लिया है। इसके बाद नॉन क्लिनिकल में एमडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है, और पैरा क्लिनिकल में एमडी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन है। डीएनबी एंड डिप्लोमा में सारे जो भी ब्रांचेज अवेलेबल हैं उसको हम कवर करेंगे, जो कि डीएनबी और डिप्लोमा में भी आपको डीसीएच है, डीपैथो है, डीएलओ है और डीजीओ है। ऐसे ब्रांचेज डीएनबी एंड डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर्स। तो अब हम बात करने वाले हैं कि 4 टाइप में क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और डीएनबी एंड डिप्लोमा कोर्स को कवर किया गया है नीट पीजी का। अब क्लिनिकल ब्रांच करने के बाद क्या होता है कि क्लिनिकल किसी भी नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, एप्लीकेंट के लिए डिजायर ब्रांच होता है क्लिनिकल ब्रांच, जिसमें एमडी एंड एमएस जैसे कोर्सेज को परस्यू किया जाता है। और आफ्टर डूइंग द एमडी एंड एमएस आपके पास क्लिनिकली प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पेशेंट आप काम करते ही करते हो। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आपके लिए स्कोप रहता है, आप खुद की क्लिनिक डाल सकते हो, डायरेक्टली अटैच होते हो आप पेशेंट के साथ, पेशेंट केयर को आप करते हो। साथ ही साथ आप फैकल्टी, एज ए आप एज ए प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल टीचिंग डिपार्टमेंट में भी आपके पास स्कोप रहता है, जो आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे सकते हो, परस्यू कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो है एमडी एनाटॉमी, एमडी फिजियोलॉजी, एमडी फार्माकोलॉजी, ऐसे ब्रांचेज में आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप काम कर सकते हो, रिसर्च में काम कर सकते हो। तो इसका क्लिनिकली, जैसा कि नॉन क्लिनिकल शब्द है, तो आप डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं होते हो, पेशेंट केयर में आप नहीं मदद करते हो, डायरेक्टली पेशेंट को आप नहीं देखते हो, ट्रीट नहीं करते हो, क्लिनिकली एक्सपोजर कम है। इसके अलावा रिसर्च में फैकल्टी के तौर पे एज ए एकेडमिक डीन, गेस्ट लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे जैसे प्रोग्राम में, ऐसे सर्विसेज में आप जाकर भाग ले सकते हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल एजुकेशन में। अब पैरा क्लिनिकल जो ब्रांच है, इसको क्यों ब्रिज ब्रांच बोला जाता है नीट पीजी कोर्सेज में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बीच में? पैरा क्लिनिकल जैसा कि आप देखिए, एमडी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, एमडी पैथोलॉजी, आफ्टर डूइंग द एमडी पैथोलॉजी आप क्लिनिकली भी आप पार्टिसिपेट करते हो, रोल प्ले करते हो मेडिकल लीगल टीम में, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर। और इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें सेल्स वगैरह की जांच करने के लिए जो भी उसमें लैब में आप वर्क करते हो माइक्रोबायोलॉजी के बाद। और फैकल्टी के तौर पे भी आप मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी के तौर पे, रिसर्च में आप मदद करते हो, या वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे सकते हो या सर्विस कर सकते हो। फॉरेंसिक मेडिसिन भी आप लेबोरेटरी के अंदर आपको वर्क मिलता है। इसके साथ ही साथ जिसको क्लिनिकली ज़रूरत है, जैसे कि पोस्टमार्टम वगैरह में फॉरेंसिक मेडिसिन को यूज किया जाता है चीज़ों को पता करने के लिए। और साथ ही साथ अब एज ए फैकल्टी आप मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च में, बुक लिखने में, मेडिको की जो रिसर्च टीम है उसमें आप फ्यूचर की, जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन आप करते हो तो फ्यूचर में किसी तरीके के डिजीज से रिलेटेड आपकी रिसर्च आप आफ्टर डूइंग द फॉरेंसिक मेडिसिन ब्रांच आप कर सकते हो। साथ ही साथ अब बात करते हैं डीएनबी एंड डिप्लोमा की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनबी 3 इयर्स प्रोग्राम होता है। डीएनबी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेगुलेट होता है कोर्स, या तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में डीएनबी प्रोग्राम ऑफर होता है। इसकी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है कंडीशंस। कहीं इन सर्विस स्टूडेंट को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलाउ किया जाता है डीएनबी जैसे प्रोग्राम में। लाइक बिहार वगैरह स्टेट में आपको अगर डीएनबी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आप वहाँ का इन सर्विस स्टूडेंट हो तो ही आप डीएनबी के बिहार के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे डेप्थ में। डिप्लोमा प्रोग्राम को एनबीई भी कराता है, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, एनबीई एग्रीगेटेड हॉस्पिटल जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम कराता है। आफ्टर पीजी एग्जाम आप डिप्लोमा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ डिप्लोमा में 6 ईयर प्रोग्राम भी है, जैसे कि न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक्स जैसे ब्रांच में 6 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कौन से स्टूडेंट, कौन से एप्लीकेंट जो कि डायरेक्टली डिप्लोमा प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसको आप देखिए डॉक्टर्स कि 2 इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को हमने यहाँ पे 7 पॉइंट में हमने कवर किया है। नंबर 1 पे हमने स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को रखा है, सेकंड पे हमने
सेंट्रल इंस्टीट्यूट को रखा है, थर्ड पे एफएफएमएस के कॉलेज को रखा है, फोर्थ पे हमने डीम्ड को रखा है, फिफ्थ पे स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रखा है, सिक्स पे हमने जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को रखा है, और सेवंथ पे हम एनबीई के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कवर करने वाले हैं। तो हमने डिस्कस किया, हमने एक एक चीज़ को ब्रीफ किया, कि स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कितने % सीट्स पे एआईक्यू काउंसलिंग कराती है, या एआईक्यू की काउंसलिंग कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है। तो हमने आपको बताया था कि 50% सीट्स पे स्टेट गवर्नमेंट की ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग होती है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा कंडक्ट होती है डॉक्टर्स। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कितने % सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा की तरह काउंसलिंग होती है और कितने % सीट्स पे इंटरनल कोटा होता है, उसको भी हमने डिस्कस किया कि 50% सीट्स पे एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग होगा, जो कि ऑल इंडिया कोटा के तहत आएगा। 50% सीट्स को इंटरनल कोटे के तहत फुलफिल किया जाएगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से, उसको भी हम बात करेंगे। और इस सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एनबीए के प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इंस्टीट्यूट है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जो स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो वहाँ से रिलेटेड स्टेट के अंडर आता है, जिसकी 50% सीट्स पे एआईक्यू एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। रिमेनिंग 50% सीट्स पे उस स्टेट की स्टेट डीएमई या स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी वहाँ के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जो 50% रिमेनिंग सीट्स है उस पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है, कैटेगरी एलिजिबिलिटी से लेकर वहाँ की जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट डोमिसाइल में रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो सारे रूल्स 50% सीट्स पे अप्लीकेबल होते हैं। जो रिमेनिंग 50% है जिसपे एमसीसी काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटे के तहत, वहाँ पे अक्रॉस द इंडिया के बच्चे एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कोटा रिजर्व नहीं होता है। तो 50% सीट्स पे अक्रॉस इंडिया नीट पीजी अप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ की फीस जो होती है बहुत कम होती है। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो स्टेट वाइज और पेरीफेरी वाइज और लोकेशन वाइज वहाँ पे पेशेंट लोड अच्छे होते हैं, तो अप्लीकेंट पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स पे। और रिमेनिंग 50% सीट्स पे वहाँ के जो अप्लीकेंट है जहाँ सेम स्टेट से यूजी कंप्लीट किए हैं, उनके ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ एरिया रहता है अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी के कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो जो 50% सीट्स स्टेट डोमिसाइल वाली है, स्टेट के अंडर जो फिलफिल होगी, वहाँ पे स्टेट की पॉलिसी लागू होती है। अब बात करने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है जिसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, ऐसे इंस्टीट्यूट को सेंट्रल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे डीयू है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और बीएचयू है। यहाँ की 50% सीट्स पे इंटरनल कोटे के तहत काउंसलिंग फुलफिल होती है। जो अप्लीकेंट की जो वहीं से यूजी किए हैं वो नीट पीजी के 50% सीट्स पे उनकी इंटरनल कोटा होता है। अगर लेट सपोज एक स्टूडेंट बीएचयू से यूजी कंप्लीट किया हो तो उसकी 50% सीट्स पे वहाँ के स्टूडेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है, जिसके तहत 50% बीएचयू का पीजी की सीट्स कवर किया जाएगा। और रिमेनिंग 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के द्वारा अक्रॉस इंडिया का अप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट 4 हमने डिस्कस किया, डीयू, एमयू, बीएचयू और आईपी। इसकी 50% सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल होगी। रिमेनिंग 50% सीट्स वहाँ के इंटरनल पॉलिसी के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा डॉक्टर्स। अब बात करते हैं कि एएफएमएस जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या होगा। तो एएफएमएस आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ एडमिशन लेने वाले डॉक्टर्स आर्मी में सर्विस करते हैं। ऐसे नीट पीजी एप्लीकेंट जो आर्मी के किसी हॉस्पिटल्स में सेवाएं दिए हैं, जिनके पास इन सर्विस कोटा है आर्मी की, वो एफएमएस सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीम्ड इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनको डीम्ड रेगुलेट करता है, जिसको यूजीसी के द्वारा अप्रूवल्स होते हैं। डीम्ड इंस्टीट्यूट प्राइवेट होते हैं, इनकी फीस हायर होती है, तो यहाँ पे कट ऑफ लो रेंज में जाने की चांसेस रहते हैं डॉक्टर्स। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया के पार्टिसिपेंट, वहाँ पे कोई भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है। जो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशंस वहाँ पे रेज होंगे। जो भी सेंट्रल की पॉलिसी हो डीम्ड के द्वारा वहाँ पे लागू होती है। इसकी काउंसलिंग 100% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के तहत होती है, जिसकी 85% सीट्स नॉर्मल मैनेजमेंट और मेरिट कोटे से भरी जाती है और 15% सीट्स पे आपको एनआरआई कैटेगरी के थ्रू सीट्स वहां पे मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स को फुलफिल किया जाता है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा। वहाँ पे अलग अलग स्टेट में
पॉलिसी होती है। किसी स्टेट में और इसकी एनआरआई कोटे की सीट 15% है और मेरिट सीट 85% है। लेट सपोज कर्नाटका में मेरिट सीट्स भी है, एनआरआई सीट्स भी है और मैनेजमेंट सीट्स भी है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद में भी स्टेट मेरिट सीट्स है, मैनेजमेंट सीट्स है और एनआरआई सीट्स है। साथ ही साथ ऐसे एमपी के अंतर्गत सिर्फ एनआरआई कोटा 15% है, रिमेनिंग 85% सीट्स मेरिट सीट्स है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। यूपी ओपन स्टेट है जहां पे कोई भी मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की सीट्स नहीं होती, वहां की 100% सीट्स मेरिट सीट्स पे फुलफिल होती है। तो डॉक्टर से स्टेट टू स्टेट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी करेगा, उसको समझने की चीज है। लेकिन प्राइवेट जो स्टेट गवर्नमेंट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है, इसकी टोटल काउंसलिंग अथॉरिटी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस यहाँ पे स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एआईक्यू और एमसीसी का कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। अब बात करते हैं एनबी। एनबी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मेंटेन करता है, जिसके तहत आप डीएनबी जैसे प्रोग्राम और डिप्लोमा के प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। डीएनबी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही डीएनबी का प्रोग्राम होता है। डीएनबी 3 इयर्स प्रोग्राम होता है और डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। एनबी जो रेगुलेट करती है डिप्लोमा और डीएनबी प्रोग्राम को, जो रेगुलेट करती है उसकी काउंसलिंग अथॉरिटी एनबी है, जो कि जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती है। आप वहाँ पे क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल ब्रांचेस के साथ आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं। एक क्लिनिकली एक्सपोजर के लिए प्रोग्राम है डीएनबी और डिप्लोमा, जिसमें वह स्टूडेंट जो कि हायर फीस या एमडीएमएस जैसे सीट्स नहीं मिल पाती है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो उनकी काउंसलिंग में वो डीएनबी प्रोग्राम को ऑफर करते हैं, क्योंकि डीएनबी प्रोग्राम की अक्रॉस इंडिया फीस स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे टफ जाता है, मेरिट हाई जाती है, बट क्लिनिकली एक्सपोजर के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम है, जिसको आप डीएनबी प्रोग्राम करने के बाद आप क्लिनिकली प्रैक्टिस के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस आप क्लिनिकली वर्क कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेज में आपको टीचिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, वो अलग अलग वेरी करता है जो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के ऊपर। और पीजी प्रोग्राम में जैसा कि डीएनबी को डिप्लोमा प्रोग्राम बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा प्रोग्राम बोला जाता है, न कि डिग्री प्रोग्राम बोला जाता है। आप क्लिनिकली तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्वल टू एमडीएमएस, बट आप एज एसोसिएट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एकेडमिक डीन ऐसे कोर्सेज के लिए, ऐसे जैसे सेवाओं के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लिनिकली आप वर्क कर सकते हैं इक्वल टू एमडीएमएस। जैसे अगर आपने डीएनबी में डीसीएस ले लिया है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, और यहाँ पे आपको एमडीएमएस में पीडियाट्रिक्स है, तो इक्वल टू पीडियाट्रिक्स डीसीएच है। आप क्लिनिकली पेशेंट इंटरेक्ट कर सकते हो, आप पेशेंट को डायरेक्टली आप देख सकते हो, उनके ट्रीट कर सकते हो, बट आप मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क नहीं कर सकते हो। डॉक्टर साहब, हम कवर करने वाले हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 2025 एमसीसी के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया है, सीरियल नंबर, सीट एंड इंस्टीट्यूट, डिग्री, कोटा, एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है, जो कि 2025 की एमसीसी की काउंसलिंग जो है, या 2025 जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है, उसको हम एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस काउंसलिंग अथॉरिटी को, जो काउंसलिंग यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया सीटों को, अगर प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया, तो आपको नीट पीजी 25 की काउंसलिंग में बहुत मदद मिलने वाली है डॉक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट और ईएसआईसी के 50% सीट्स अंडर एआईक्यू कोटा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की, अभी मैंने पहले भी बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ की 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ईएसआईसी स्टूडेंट है वहाँ की 50% सीट्स को भी एआईक्यू के द्वारा फुलफिल किया जाता है डॉक्टर्स। यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और ईएसआईसी में, वो कौन कौन से हैं? एमडी है, एमएस है, डिप्लोमा है। डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम है, एमडीएमएस 3 इयर्स प्रोग्राम है डॉक्टर। इसकी कोटा क्या है? ऑल इंडिया कोटा के तहत है। अक्रॉस ऑल इंडिया नीट पीजी एप्लीकेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 50% सीट्स, ईएसआईसी की 50% सीट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, डीयू, बीएचयू, एएमयू, आईपी के 50% सीट्स को एआईक्यू के तहत फुलफिल किया जाता है। 50% सीट्स इंटरनल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे जो कोर्सेस ऑफर होते हैं, तीनों कोर्सेस ऑफर होते हैं, एमडीएमएस एंड पीजी डिप्लोमा। एमडीएमएस 3 इयर्स, पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स। ऑल इंडिया कोटा, अक्रॉस ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
यहां समझने की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अच्छे से आपको समझना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जिसका साइकेट्रिक है ब्रांच में 100% सीट्स जो फुलफिल किया जाता है वो AIQ के कोटा के तहत, ऑल इंडिया कोटा के तहत 100% सीट CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची, जो कि यहाँ के 100% सीट्स की काउंसलिंग AIQ के द्वारा फुलफिल किया जाएगा अंडर द MCC बॉडी। अब यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर नहीं होता है डॉक्टर्स, MDMS कोर्स ऑफर होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक इन रांची। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी अक्रॉस इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, MCC के द्वारा काउंसलिंग होती है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स मैनेजमेंट कोटा हो ऑब्लिक NRI कोटा हो। जैसा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में 45 है, उनके 45 मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स को MCC की काउंसलिंग के द्वारा फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे 85% सीट्स मेरिट कोटा या मैनेजमेंट कोटा की आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि हायर फीस है तो मैनेजमेंट कोटा की फीस पे आपको फुलफिल होगा, और 15% NRI कोटा की काउंसलिंग के तहत, NRI कोटा के तहत फुलफिल होगा। जी हाँ, जहां पे 3 टाइप के कोर्सेस यहाँ पे भी अवेलेबल है, MD, MS और PG डिप्लोमा है। जो MCC काउंसलिंग में PG डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं उसको भी यहाँ पे डीम्ड कॉलेज में आपको मिलेंगे, MD, MS 3 इयर्स और PG डिप्लोमा 2 इयर्स। अब जहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने की चीज है। मैनेजमेंट कोटा के तहत 85% सीट्स को फुलफिल किया जाता है, NRI कोटा के तहत 15% सीट्स को फुलफिल किया जाता है डीम्ड कॉलेज में। अक्रॉस इंडिया अभी तक टिल डेट तक 45 डीम्ड कॉलेज है जो PG कोर्सेस ऑफर करते हैं डॉक्टर्स। और जम्मू एंड कश्मीर के जो कोटा है, अगर जम्मू एंड कश्मीर का जो एप्लीकेंट है अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो ही वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस चीज को आप बहुत बारीकी समझना। जम्मू एंड कश्मीर का कैंडिडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर से डोमिसाइल रखता हो और वहां से उन्होंने UG कोर्स कंप्लीट किया हो, ऐसे एप्लीकेंट अगर जब तक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करेंगे MCC पोर्टल पे, तब तक उनकी काउंसलिंग जो है AIQ के तहत फुलफिल नहीं की जा सकती। MCC पोर्टल पे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट के द्वारा MCC पोर्टल पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना मस्ट है। अब बात करते हैं कि जो डीम्ड में ऑल इंडिया कोटा से, ऑल इंडिया अक्रॉस इंडिया के एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल की बाध्यता नहीं है डॉक्टर्स, यहाँ के 100% सीट्स पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी भी काउंसलिंग MCC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स 100% सीट्स अंडर DNB। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में DNB प्रोग्राम नहीं होता है। डीम्ड के प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो डीम्ड है, जो UGC रेगुलेट करती है, वहां पे MD, MS और PG डिप्लोमा कोर्सेस है। बट DNB का प्रोग्राम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो NBE एग्रीगेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे अवेलेबल होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में DNB प्रोग्राम नहीं होता है डॉक्टर्स। जिसकी यहाँ पे DNB की डिग्री प्रोग्राम, जिसको 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं, और NBE जो NBE रेगुलेट करती है 2 ईयर डिप्लोमा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है डॉक्टर्स। इसको DNB कोटा सीट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया से, अक्रॉस इंडिया से एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑब्लिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज PSU ESIC में 50% सीट्स अंडर DNB। जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, PSU है, जो ESIC है, वहाँ की 50% सीट्स को DNB कोटा के अंतर्गत फुलफिल किया जाता है डिप्लोमा एंड DNB प्रोग्राम के लिए। जो कोर्सेज ऑफर होता है DNB डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे भी और अक्रॉस इंडिया से एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट को हमने जिक्र किया था, फिर से एक बार जिक्र कर रहे हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है DU, BHU, MU, IP के 50% सीट्स अंडर द MCC ऑल इंडिया कोटा और 50% सीट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत इंटरनली फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MD, MS, PG डिप्लोमा तीनों प्रोग्राम अवेलेबल है। डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स और डिप्लोमा कोर्सेज 2 इयर्स। और यहाँ पे जो 50% सीट्स पे DU कोटा, BHU कोटा, MU कोटा और IP कोटा लगता है डॉक्टर्स। और ये भी MCC के थ्रू होता है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में MD, MS डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है, जो कि जो सैनिक हॉस्पिटल्स में इन सर्विस कोटा के स्टूडेंट है, जो एप्लीकेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी भी काउंसलिंग MCC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है।
बट एएफएमएस का एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा एमसीसी के ही पोर्टल पे, तब जाकर आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं डॉक्टर्स। स्टेट काउंसलिंग 2025 को समझते हैं। अभी तक हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के बारे में, जो कि 2025 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के अंतर्गत कैसे होते हैं, कौन कौन से कोर्स को स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पीजी कोर्सेस ऑफर करते हैं उनमें क्या डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है, डिग्री कोर्सेज में एमडीएमएस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है स्टेट काउंसलिंग 2025 के बारे में हम अब बात करने वाले हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर पे हमने स्टेट काउंसलिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे सीट एंड इंस्टीट्यूट, डिग्री कौन कौन से है, कोटा कौन कौन से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, काउंसलिंग अथॉरिटी क्या है। हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि सबसे पहले 3 पार्ट्स में कि इंस्टीट्यूट कैसे कैसे हैं उसके बारे में, सीट और इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर डिग्री कौन कौन सी ऑफर होती है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू, कोटा कौन कौन से लगता है, इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है। तो अब हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ईएसआईसी की 50% सीट्स ही अंडर द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। 50% सीट्स एआईक्यू में चली जाती है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और ईएसआईसी की। रिमेनिंग बची हुई 50% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करता, अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को करता है। तो जो भी नीट पीजी एप्लीकेंट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट की जो पीजी की सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% एआईक्यू में चला जाएगा। रिमेनिंग 50% के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसकी काउंसलिंग कराने के लिए। तो अगर आप लेट सपोज किसी कॉलेज में 1000 सीट्स है, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की उसकी 50% सीट्स 500 सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल होगी और रिमेनिंग 50% सीट्स को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी फुलफिल करेगी वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। जो ईएसआईसी के कॉलेज है अक्रॉस द इंडिया, ईएसआईसी के कॉलेज है, हर स्टेट में 1-2 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, उनकी जो 50% सीट्स है वहां के स्टेट के स्टूडेंट के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरह ईएसआईसी की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ईएसआईसी की सीट्स को फुलफिल करेगी और 50% सीट्स, सपोज अगर किसी ईएसआईसी कॉलेज में 10 पीजी सीट्स ऑफर है, वहां पे 5 सीट्स हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के पास और 5 सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं डॉक्टर्स। तो एमडीएमएस और डिप्लोमा, ये तीनों कोर्स स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी दोनों ऑफर करते हैं। एमडीएमएस 3 इयर्स कोर्सेस है और डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम है। यहाँ पे कोटा कौन सा लगता है, तो कोटा जब स्टेट काउंसलिंग की बात आती है तो स्टेट डोमिसाइल कोटा या स्टेट गवर्नमेंट कोटा के तहत यहाँ पे कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे डॉक्टर्स। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। एमसीसी के जो रूल्स है, ऑल इंडिया कोटा के जो रूल्स है, वो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए, नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए सेम रहेगा, बट स्टेट की जो कैटेगरी है, स्टेट कोटा है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होगी और जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वह स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होगी। लेट सपोज एमपी स्टेट की बात करते हैं, एमपी के जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ईएसआईसी के कॉलेज हैं, उनकी जो काउंसलिंग रेगुलेट करेगी स्टेट डीएमई। एमपी डीएमई की काउंसलिंग के पोर्टल पे आप जाकर स्टेट के कॉलेज में 50% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है उसको तो एमसीसी फुलफिल करेगा, रिमेनिंग जो 50% है वो स्टेट डीएमई एमपी डीएमई के थ्रू होगा। जो कोर्सेस ऑफर है ईएसआईसी और स्टेट कॉलेज में एमडी, एमएस और डिप्लोमा प्रोग्राम, जो तीनों कोर्सेस ऑफर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और ईएसआईसी में। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट में। सेकंड नंबर पे हमने कंसीडर किया है स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सीट अलॉटेड बाय स्टेट। यहाँ पे क्या है, 100% सीट जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की होगी, अगर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू अफिलिएटेड हो या गवर्नमेंट, यहाँ पे समझने की चीज़ें, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना है कि स्टेट की जो भी प्राइवेट कॉलेज हो, वो सेल्फ इंस्टीट्यूट हो, सेल्फ यूनिवर्सिटी हो, आइदर वो वहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, वहाँ की 100% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। लेट सपोज अगर एमपी में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का मैं नाम एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे कि प्राइवेट पल्स यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है,
इसके 100% सीट्स की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो MPDME है। और RD गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि MPMSU जबलपुर से एफिलिएटेड, जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड है, वहाँ की भी 100% सीट्स पे जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो MPDME है। वहाँ के ही MP काउंसलिंग के MPDME के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ की टोटल कंप्लीट सीट्स पे लागू होगा। तो यहाँ पे स्टेट प्राइवेट की 100% सीट्स में जो काउंसलिंग कराएगी स्टेट बॉडी कराएगी। अब देखने की चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस ऑफर है, तो आप यहाँ पे MD MS डिप्लोमा जो है, ये भी जो काउंसलिंग है, जो डिप्लोमा के जो कोर्सेस है उसको भी स्टेट DME ही रेगुलेट करेगी। 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। अब स्टेट टू स्टेट यहाँ पे कोटा वेरी करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टेट में मेरिट कोटा और मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ स्टेट में मेरिट कोटा, मैनेजमेंट और NRI तीनों कोटा होता है, कुछ स्टेट में मेरिट कोटा और NRI कोटा होता है। यहाँ पे 3 कोटा कंसीडर होता है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, कहीं दो ही कोटा है और कहीं पे तीनों कोटा अवेलेबल है डॉक्टर्स। लाइक MP के अंतर्गत मैनेजमेंट कोटा नहीं है, यहाँ पे NRI कोटा और मेरिट कोटा है। 85% स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेरिट कोटा के तहत फुलफिल होगी, जिसकी काउंसलिंग MPDME स्टेट अथॉरिटी करेगी। रिमेनिंग 15% सीट्स पे NRI कोटा के तहत काउंसलिंग होगा। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 50% DNB सीट्स इन सर्विस कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है। जो हमने आपसे बताया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो DNB कोर्स ऑफर करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में DNB सीट्स नहीं है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे DNB की सीट्स ऑफर की जाती है, जिसकी 50% सीट्स, सपोज MP का कोई गवर्नमेंट कॉलेज में DNB की सीट्स है, लेट सपोज गांधी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स है, DNB की 10 सीट है किसी ब्रांच की, उसकी 5 सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग होगा, और 50% सीट्स है इन सर्विस स्टूडेंट के लिए, अप्लीकेंट के लिए DNB अलाउ किया जाएगा। मतलब कि 5 सीट्स हो गया ऑल इंडिया कोटा के लिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, तो 5 सीट्स जो रहेगी इन सर्विस कोटा के तहत MP डोमिसाइल के जो स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व रहेगी DNB की सीट्स। डॉक्टर यहाँ पे जो DNB जो हॉस्पिटल्स ऑफर करता है DNB 3 इयर्स प्रोग्राम और NBE डिप्लोमा प्रोग्राम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफर करते हैं। इसकी DNB इन सर्विस कोटा होता है। यहाँ पे ओनली फॉर जो स्टेट के लिए जो 50% सीट्स पे है, ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट बैरिज पर स्टेट, उस स्टेट के इन सर्विस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स। अब एलिजिबिलिटी में डिपेंड ऑन किस किस चीज पे, स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, स्टेट के जो 50% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है, DNB की सीट्स है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने MBBS उसी स्टेट से किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की सीट्स के लिए। स्टेट काउंसिल के लिए डोमिसाइल और रेजिडेंट है आपका वहां पे, पहला तो आपने UG प्रोग्राम उसी स्टेट से किया हो, दूसरा डोमिसाइल हो या रेजिडेंट आपके पास वो रेजिडेंट स्टेट हो, या उस स्टेट के आप नेटिव और ओरिजिन स्टेट वही हो आपका। इसके अलावा स्कूल का एजुकेशन 10+2 ये बैरिज करता है हर स्टेट टू स्टेट, 10+2 आपने वहां से किया हो, या स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज PSU में हो, पेरेंट्स रेसिडेंस हो, डोमिसाइल हो, नेटिविटी हो, ओरिजिन हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो उस स्टेट का, या स्पाउस MBBS रेसिडेंट डोमिसाइल नेटिविटी और ओरिजिन बेस्ड हो, एंड मेनी मोर। अलग अलग स्टेट के अंदर अपने स्टूडेंट के लिए जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशंस लेने का अलग अलग पैरामीटर्स रखा है, उनके डोमिसाइल कंसीडर होने का, और वहाँ पे किस किस तरीके से डोमिसाइल या 50% सीट जो स्टेट कोटा की है वहाँ के लिए रूल्स अप्लीकेबल है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। संभवतः ज़्यादातर नीट PG एप्लीकेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर MBBS वहाँ से किया है तो आप एलिजिबल हो उस स्टेट के लिए, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो इस स्टेट का तो एलिजिबल हो, या बोथ कंडीशन आपके पास हो कि आपने UG भी वहीं से किया और डोमिसाइल भी आपका वहाँ के हो तो वो एलिजिबल हो। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो है कि आपके पास कुछ स्पेशल कैटेगरी हो कि 10+2 वहाँ के स्टेट से आपने किया हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, या आपके फादर की सर्विसेज वहाँ से हो, या रेजिडेंट कार्ड हो, या आप ऐसे जॉब में हो कि जो कि आपके पास गवर्नमेंट सर्विस और PSU जैसे जॉब में हो जो PSU ऑफर करती है, वो ऐसे टाइप के जॉब में आपके पास रेजिडेंट स्लिप हो,
तो आप उस स्टेट में अलाउ होते हो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की सीट के लिए। यह जो हमने आपसे डिस्कस किया स्टेट डोमिसाइल के बारे में, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करने के बारे में, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर स्टेट के अलग रूल्स हो सकते हैं, उसको हमें बारीकी से समझना होगा। अगर हम किसी स्टेट में जाके काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए अक्रॉस इंडिया के पार्टिसिपेट अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स। अब यहाँ पे जो है स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल इन मोर देन वन स्टेट, नो कैटेगरी रिजर्वेशन इफ अप्लाइंग आउटसाइड ओन स्टेट, ओपन स्टेट ऑन ऑफिशियल टर्म है, यूजुअली रेफर्स ओनली टू प्राइवेट सीट्स। अब यहाँ समझने की चीज है कि स्टेट काउंसलिंग क्या है। स्टेट काउंसलिंग में आप क्या एक स्टेट में आपने ऑल इंडिया में आपने अप्लाई किया, इसके बाद सपोज आपने ऑल इंडिया में, आप एमपी के रहने वाले हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आपने एमसीसी पे अप्लाई किया, साथ ही साथ आपने एमपी में कर दिया, तो क्या आप यूपी में कर सकते हो? तो यस, आप यूपी में कर सकते हो अगर वहाँ पे ओपन स्टेट है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओपन स्टेट है, वहाँ पे कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक बिहार में भी आप ओपन स्टेट है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट है, कौन से स्टेट पार्शियल क्लोज स्टेट है, कौन से स्टेट 100% क्लोज स्टेट है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जब स्टेट के वीडियो में हम जाएंगे तो वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे, बॉन्ड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, वहाँ के स्टाइपेंड को डिस्कस करेंगे, वहाँ के जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है उससे बारे में थोड़ी स्पेसिफिक ओवरव्यू। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक समरी ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट को हम एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रह गया हो। जो कि पिछले हम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ चीजें अगर रह गई हो तो एक बार फिर से ओवरव्यू हम करना चाहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट की 50% सीट्स अक्रॉस इंडिया की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसकी 50% सीट्स को ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के थ्रू फुलफिल किया जाता है। 50% जो इंटरनल कोटा है इसके लिए भी आपको ऑल इंडिया की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, बट इंटरनल सीट्स है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में उसी जगह से अगर किसी ने यूजी किया है तो उनके लिए 50% सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में रिजर्व रहती है। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन सी है समझना है तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आईपी है इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, और एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ की टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50%, एमसीसी जिसमें डोमिसाइल की बाध्यता नहीं होगी, इंटरनल कोटा की बाध्यता नहीं होगी, ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल होगी, जिसमें नीट यूजी के अक्रॉस जो नीट पीजी का एग्जाम क्रॉस किए हुए स्टूडेंट अप्लीकेंट कहीं से भी हो अक्रॉस इंडिया से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिमेनिंग 50% सीट्स एमसीसी के द्वारा ही फुलफिल होगी, बट इंटरनल कोटा के लिए रिजर्व रहती है। अगर मैं एमबीबीएस बीएचयू से पास किया है तो पीजी के लिए वो 50% उसके लिए बीएचयू के अंदर 50% सीट्स पे उसका इंटरनल कोटा फिक्स रहेगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 50% सीट्स पे वहाँ के अप्लीकेंट जो कि यूजी किए हैं उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। रिमेनिंग 50% सीट्स पे अक्रॉस इंडिया का पार्टिसिपेट कर सकता। दोनों की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा ही फुलफिल किया जाएगा, बट 50% एआईक्यू और 50% इंटरनल कोटा होगा डॉक्टर्स। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे होती है। यहाँ पे अलॉटमेंट जो है एमसीसी के थ्रू होता है। एमसीसी एक काउंसलिंग अथॉरिटी बॉडी है जो कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग को कंडक्ट कराने का काम करती है। अब बात करते हैं इंटरनल कोटा। यह सीट इंटरनल कैंडिडेट के लिए होती है, मैंने डिस्कस कर लिया। और एलिजिबिलिटी क्या है, हर कैंडिडेट जो एमबीबीएस पास कर चुका है वह इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया से नीट पीजी एप्लीकेंट 50% एआईक्यू सीट्स के लिए एमसीसी के पोर्टल पे एप्लीकेशन रेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 2 है इंस्टीट्यूट, उसमें अब क्या है उसको हम समझते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट को और ब्रीफ करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती है। मैंने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिनकी 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती है, और कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल होती है। तो अभी 50% सीट्स के लिए मैंने डीयू, बीएचयू, आईपी और एएमयू के बारे में डिस्कस किया। अब वह इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी 100% सीट्स को
ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल किया जाता है, जिसकी काउंसलिंग बॉडी एमसीसी काउंसलिंग रेगुलेट करती है। तो अब यहां पे देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची, मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि सीआईपी रांची की 100% सीट्स थ्रू ऑल इंडिया एमसीसी के तहत फुलफिल की जाती है। यह जो है एमडी सेक्रेटरी की सीट होती है। यहाँ पे एमडी ब्रांचेज अवेलेबल है जिसमें सेक्रेटरी है, जिसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल किया जाता है एमसीसी की काउंसलिंग के तहत। असम में कॉलेज है जहाँ की 50% सीट्स को 2022 के बाद LGBRIMH कंट्रीब्यूट किया जाता है 50% सीट्स को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड SIP रांची का 100% सीट्स ऑल इंडिया के तहत भरा जाएगा। एमसीसी के थ्रू ही यहाँ की काउंसलिंग होती है। यहाँ से सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो कि अक्रॉस ऑल इंडिया से आते हैं, जो CIP के लिए एप्लीकेशन रेज कर सकते हैं, वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी रांची में MD सेक्रेटरी की सीट्स है। किसकी? MD सेक्रेटरी की एक सिंगल मात्र इंस्टीट्यूट है जो सिंगल एक ब्रांच के साथ है इंडिया में, CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी रांची, जिसकी 100% सीट थ्रू एमसीसी फुलफिल की जाती है। अक्रॉस इंडिया का एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं 2022 से LGBRIMH असम का ये जो कॉलेज है अब अपने 50% सीट्स असम एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए रिजर्व करता है। ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट था, लेकिन 2022 के बाद से 50% सीट्स को नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की चीज है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत जो लास्ट कवर किया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को, उसमें क्या पॉलिसी रहता है और कितने % सीट्स किसके लिए, कौन कौन से एप्लीकेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डीम्ड के 100% सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। 85% डीम्ड की जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत फुलफिल होती है। 85%, सपोज किसी कॉलेज में 100 सीट्स है पीजी का डीम्ड यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको डिस्कस किया था कि 45 डीम्ड मेडिकल कॉलेज पीजी प्रोग्राम को ऑफर करते हैं, जिसके अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स पीजी की है, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल को मिला के, तो उसकी 85% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के तहत काउंट होगी, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। और 15% सीट्स एनआरआई कोटे के तहत फुलफिल होगी। एनआरआई के लिए एप्लीकेशंस के लिए अलग क्राइटेरिया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए। 100% सीट्स में 85% सीट्स थ्रू मैनेजमेंट कोटा, जिसमें अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 15% सीट्स में एनआरआई कोटा के तहत फुलफिल किया जाएगा, उसके लिए भी अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि 85% सीट्स ऑल डीम्ड मैनेजमेंट कोटा और 15% सीट्स एनआरआई कोटा। ये दोनों की काउंसलिंग, डीम्ड की 45 जो पीजी मेडिकल कॉलेज है उनकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एमसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ की 100% सीट्स को AIQ ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल किया जाता है। यहाँ डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, और जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो सेंट्रल की है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। कास्ट की बात करते हैं तो जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी है जो अक्रॉस इंडिया के स्टूडेंट के लिए सेम है, जिनके पास सेंट्रल्स के कास्ट सर्टिफिकेट है वह एप्लीकेंट यहाँ पे 85% मैनेजमेंट सीट्स में अप्लाई कर सकता है अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ। 15% जो सीट्स है एनआरआई कोटा की, यहाँ पे किसी तरीके का जो है रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। अक्रॉस इंडिया के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि ऑल इंडिया में एलिजिबल कौन कौन है। ऑल इंडिया में ऑल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर डीम्ड एंड मैनेजमेंट एनआरआई कोटा। एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एनआरआई कोटा, वह एनआरआई कोटा में एलिजिबल हो सकता है, या तो कैंडिडेट एनआरआई हो या एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो। हम एक वीडियो ऑल इंडिया कोटा के एनआरआई कोटे में कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल इंडिया एनआरआई कोटा और डीम्ड कॉलेजेस, उससे रिलेटेड हम आगे आपको ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ स्टेट की जो एनआरआई की पॉलिसी है, अलग अलग स्टेट पे एनआरआई का क्या क्या एप्लीकेशंस जब रेज करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो स्टेट वाइज वेरी करता है, उसको भी हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 85% सीट्स मैनेजमेंट कोटा, 15% एनआरआई कोटा। अक्रॉस इंडिया का बच्चा
एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे है डीम्ड में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा, ये तीनों कोर्स ऑफर होते हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा किया जाता है। 85% डीम्ड में मैनेजमेंट कोटा होता है, 15% एनआरआई होता है। दोनों कोटा का एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा ही किया जाता है। डीम्ड में जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें अक्रॉस इंडिया का स्टूडेंट एलिजिबल है, अक्रॉस इंडिया कहीं से भी हो डीम्ड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। एनआरआई कैंडिडेट हो एनआरआई के लिए, या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एनआरआई कोटे के लिए। कुछ डीम्ड कॉलेज को हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पूना, जेएसएस मैसूर, मल्ला रेड्डी हैदराबाद, आपको भारतीय मेडिकल कॉलेज पूना, भारतीय मेडिकल कॉलेज सांगली, एमजीएम औरंगाबाद, ऐसे ही पौंडीचेरी में 45 डीम्ड मेडिकल कॉलेज अक्रॉस इंडिया जो पीजी कोर्स को ऑफर करते हैं, उनका जो काउंसलिंग है उसको मैंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन 85% मैनेजमेंट, 15% एनआरआई। एनआरआई के लिए कौन एलिजिबल होगा, मैनेजमेंट के लिए अक्रॉस इंडिया का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, हमने डिस्कस किया। इसकी काउंसलिंग को एमसीसी के पोर्टल से रेगुलेट किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डीएनबी के ऊपर। डीएनबी जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है, 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री है, जिसको डीएनबी को 3 इयर्स का प्रोग्राम है। आफ्टर एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर नीट पीजी एग्जाम। अब यहां पे देखते हैं कि जो डीएनबी है, डीएनबी क्या होता है, डीएनबी कहां पे अवेलेबल होता है, उसकी काउंसलिंग को कौन रेगुलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनबी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, प्राइवेट कॉलेज में डीएनबी कोर्स नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल्स एनबीई एग्रीगेटेड होता है, एनबीई एग्रीगेटेड हॉस्पिटल्स में डीएनबी के कोर्स को परस्यू किया जाता है, वहां से आप डीएनबी कोर्स कर सकते हैं। डीएनबी तीनों ब्रांच में अवेलेबल होता है, जैसे कि क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में। 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। कल होता है एमडीएमएस के हिसाब से, एमडीएमएस का इक्विवेलेंट डीएनबी प्रोग्राम है, जिसमें क्लिनिकली या प्रैक्टिस के लिए डीएनबी कोर्स जनरली लोग करते हैं। जिनको एमडीएमएस में डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाती है या फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं, डीएनबी में एडमिशन लेते हैं। डीएनबी को रेगुलेट करता है एनबीई। एनबीई ही नीट पीजी का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, उसका दूसरा पार्ट है एनबीई जो है नीट पीजी का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, बट उसका सेकेंड पार्ट है एनबीई काउंसलिंग प्रक्रिया भी कराती है जो डीएनबी और पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए, जिसमें डीएनबी 3 इयर्स प्रोग्राम होता है, पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। इसके लिए भी जो काउंसलिंग है वो एनबीई कंडक्ट कराती है। यहाँ पे जो डीएनबी कोर्स है ये 100% प्राइवेट हॉस्पिटल में पाया जाएगा या गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पाया जाता है। अब इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं, इसका कितने परसेंट कोटा ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू फुलफिल होगा और बाकी कितने परसेंट सीट्स पे इन सर्विस कोटा रहता है। तो अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एनबीएमएस कोटा, डीएनबी एंड एनबीई डिप्लोमा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आफ्टर पोस्ट एमबीबीएस किया जाता है। 100% एनबीएस कोटा डीएनबी डिप्लोमा यह कोटा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। इसमें 100% सीट्स के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जाम के थ्रू कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। एनबीई का ही एग्जाम होता है नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए। एनबीई एक बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो नीट पीजी का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ डीएनबी और पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए एक एनबीई काउंसलिंग भी कंडक्ट कराती है। आपको एमसीसी के थ्रू, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमसीसी की जो पोर्टल्स है उस पे आपको एमडीएमएस 3 ईयर प्रोग्राम, डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम और साथ ही साथ 2 इंस्टीट्यूट में टीचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि आपको एसआरएम चेन्नई और आपके पास सीएमसी बेल्लोर में न्यूरो सर्जरी 6 ईयर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम के लिए नीट पीजी अलाउ करता है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। अब जो डीएनबी की काउंसलिंग होती है, डीएनबी की जो काउंसलिंग होती है एनबीई के द्वारा रेगुलेट की जाती है और एनबीई 2 प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें नीट पीजी डिप्लोमा और डीएनबी कोर्स। डीएनबी 3 इयर्स प्रोग्राम है और नीट पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम है। एनबीई जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है उसमें डिप्लोमा कोर्सेज में 9 ब्रांच के ऑप्शंस है, जिसमें डीसीएच, डीपैथो, डीजीओ, डीए और डीएलओ ऐसे ब्रांचेज हैं, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। डीएमआरडी
इसमें डीएनबी में भी 3 इयर्स प्रोग्राम है, डीएनबी में भी ब्रांचेज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जिसकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें 100% सीट्स की काउंसलिंग एनबीई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और डीएनबी प्रोग्राम में किसी तरीके की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती है। अक्रॉस इंडिया का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है डॉक्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस कोटा के लिए कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है जो डीएनबी या एनबीए डिप्लोमा होल्डर हो या जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहा हो। ऐसा कोई भी नीट पीजी एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। इसकी काउंसलिंग एनबीई के द्वारा किया जाता है जिसमें आप डीएनबी कोर्स के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जिसको एनबीई रेगुलेट करता है, एनबीई के पोर्टल से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है हॉस्पिटल जो डीएनबी कोर्स परस्यू कराता है, उसकी बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल छत्तीसगढ़, होली फैमिली हॉस्पिटल्स मुंबई, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो डीएनबी के कोर्स को परस्यू कराता है। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे क्या होता है, कितने परसेंट सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फुलफिल होती है, रिमेनिंग कितने परसेंट सीट्स पे स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग करता है। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या टीचिंग इंस्टीट्यूट में डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस या डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग जो है 50% सीट्स रिजर्व रहती है इन सर्विस कोटा स्टूडेंट के लिए जो कि उसी स्टेट से नीट यूजी का प्रोग्राम में किए हो, एमबीबीएस की डिग्री किया हो और इन सर्विस कोटा हो, तो वैसे स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स रिजर्व रहती है। रिमेनिंग 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है जो कि एनबीई काउंसलिंग कराती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, सभी डीएनबी एनबीए डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है, एमडीएमएस के इक्वल है। डीएनबी और डिप्लोमा और एमडीएमएस में क्या अंतर है उसके डिफरेंस को हम पहले भी हम समझा चुके हैं, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डीएनबी प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए किया जाता, 3 ईयर प्रोग्राम है, इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस डिग्री। अगर ऐसे डॉक्टर जिनको टीचिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में नहीं जाना है, वह ऐसे डॉक्टर्स को जिनके पास जो रैंक पे नहीं मिला या फीस एफर्ट नहीं कर सकते, डीएनबी प्रोग्राम एनबीई डिप्लोमा के थ्रू अच्छे रैंक लाकर कर सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया एनबीई के द्वारा जो डीएनबी प्रोग्राम और डिप्लोमा होता है उसकी फीस फिक्स है जो कि 1.25 लाख पर एनम है। यहाँ पे कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। अगर एनबीई प्रोग्राम को आप करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 0 बॉन्ड पॉलिसी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट में समवेयर कुछ बॉन्ड पॉलिसी है, उसको मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। बट प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप डीएनबी और डिप्लोमा करते हो तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है, तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, क्लिनिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डीएनबी प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है जो नीट पीजी की 25 की जर्नी को डिसीजन लेने के लिए परफेक्ट आंसर होगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस प्रोग्राम में इंटर करना है, आपके रैंक के बेस पे कौन सा प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल है, किस प्रोग्राम का क्या स्कोप है, क्लिनिकल ब्रांचेज के क्या स्कोप है, नॉन क्लिनिकल का क्या है, पैरा क्लिनिकल का क्या है। अब हम बात करने वाले हैं एएफएमएस इंस्टीट्यूट एमडीएमएस आल्सो है डीएनबी कोर्सेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो सैनिक के लिए बना हुआ कॉलेज है। उस कॉलेज में एमडीएमएस प्रोग्राम और डीएनबी कोर्स भी अवेलेबल है। उससे रिलेटेड हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। कितने परसेंट सीट्स एआईक्यू के फुलफिल होती है, क्या प्रोसेस रहता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में सीट अप्लाई करने का, तो हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स। यहाँ पे 100% सीट्स एएफएमएस काउंसलिंग थ्रू अलॉटमेंट होता है एमसीसी। सबसे पहले समझते हैं कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में 100% सीट्स को एमसीसी की काउंसलिंग के साथ ही साथ एएफएमएस आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के जो पोर्टल है उस पे हमें एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, देन जाकर हम उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह 100% सीट्स यहाँ एएफएमएस काउंसलिंग के थ्रू ही फुलफिल होती है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का पोर्टल एमसीसी, देन एफएमएस का पोर्टल पे जाके हमें एप्लीकेशंस पुटअप करना होगा, देन जाकर हम एफएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्टर्स। यहाँ पे एफएमएस इंस्टीट्यूट में एमडीएमएस अवेलेबल है, इसके अलावा डीएनबी 3 ईयर प्रोग्राम भी अवेलेबल है। एफएमएस का 100% काउंसलिंग एमसीसी पोर्टल पे होता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग ये सभी कैंडिडेट के लिए इंडिया के किसी भी हिस्से से अवेलेबल है और अलॉटमेंट भी एमसीसी के थ्रू ही होता है।
तो सबसे पहले एमसीसी में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, देन एफएमएस का भी फॉर्म भरना है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरना है, देन जाकर हम वहां पे अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इसकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, डियर नीट पीजी एप्लीकेंट, इंडिया में अगर आपको पीजी करना है तो आप एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी काउंसलिंग रेगुलेट करेगी, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की 50% सीट्स, प्राइवेट में जो डीम्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसकी 100% सीट्स, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 50% सीट्स पे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया और एफएमएस के 100% सीट्स पे अक्रॉस इंडिया के पार्टिसिपेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा काउंसलिंग बॉडी जो है डिप्लोमा और डीएनबी प्रोग्राम के लिए एनबीई है। इसके साथ ही साथ अगर एम्स, जिपमर और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट में आपको पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, उसके लिए आईएनआई सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। और स्टेट कॉलेज में गवर्नमेंट के 50% और प्राइवेट कॉलेजेज में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जिस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज पाया जाता है या वहां के जो प्राइवेट कॉलेज है उस स्टेट की लोकल काउंसलिंग अथॉरिटी में जाकर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, वहां की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डॉक्टर, बेसिक फंडा, एमसीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट के 50% सीट्स पे और डीम्ड के 100% सीट्स पे, एफएमएस के कॉलेज के 100% सीट को रेगुलेट एमसीसी के द्वारा किया जाता है। और एम्स, जिपमर, चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आईएनआई सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको अभी मैंने पीछे कुछ समय पहले डिस्कस किया एक एक चीज कि आप पीजी, नीट पीजी एग्जाम के बाद भी इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट के अंदर सुपर स्पेशलिटी कोर्स एमसीएच न्यूरो सर्जरी सीएमसी बेल्लोर और एसआरएम चेन्नई में कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी फॉर एफएमएस इंस्टीट्यूट, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए कौन कौन सा नीट पीजी एप्लीकेंट एलिजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि सभी कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट में फिटनेस टेस्ट पास करना रहेगा। एज लिमिट 1 जनवरी 1996 के बाद का बॉर्न होना चाहिए और 31 दिसंबर 2025 तक 30 साल का एज होना चाहिए। आफ्टर 30 इयर्स के बाद आप एफएमएस कॉलेज में पीजी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ एज बैरियर है, 30 साल से कम की एज हो 31 दिसंबर 2025। अगर आपने ये एज लिमिट क्रॉस कर दिया है तो आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 96 के बाद का बॉर्न होना चाहिए। प्रायोरिटी एफएमएस के लिए सर्विंग ऑफिसर एलिजिबल है। प्रायोरिटी 2 जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वहां का इंटरनल कोटा, उसके थ्रू आप जा सकते हो। अगर वहां पे आपने सर्विस किया है तो आप जो सैनिक कोटे के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर वहां पे इन सर्विस कोटा है तो सबसे पहला प्रायोरिटी वैसे एप्लीकेंट का होगा। सेकंड, फॉरेन स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन के हैं लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है उनके लिए प्रायोरिटी 2 नंबर मिला है। प्रायोरिटी 3 में पैरा मिलिट्री फोर्सेस या दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर्ड मेडिकल ऑफिसर। जो प्रायोरिटी 1 है वो वहीं का इन सर्विस कोटा के लिए है। प्रायोरिटी 2 में फॉरेन मेडिकल के बच्चे जो नीट पीजी एप्लीकेंट स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है उनको प्रायोरिटी 2 में रखा जाता है। प्रायोरिटी 3 में पैरा मिलिट्री फोर्सेस या दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड करती है अपने मेडिकल ऑफिसर्स को, देन वो एफएमएस में प्रायोरिटी नंबर 3 पे उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। प्रायोरिटी 4 जो है एफएमएस के एक्स सर्विसमैन कोटा अलग से होता है। एक्स सर्विसमैन के जो स्टूडेंट होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं उनको एफएमएस में प्रायोरिटी नंबर 4 पे रखा जाता है। 5th नंबर पे सिविलियन डॉक्टर, 5th नंबर पे कोई भी सिविल अस्पताल का डॉक्टर, सिविलियन डॉक्टर जो होता है, जनरल डॉक्टर जो होता है वह भी पार्टिसिपेट करता है। तो एफएमएस में आपको एज लिमिट 30 ईयर्स से ऊपर नहीं हो, 30 से कम एज होना चाहिए और 96 का बॉर्न जो डेट है उसके पहले का नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 1 जनवरी 96 से पहले का एज नहीं होना चाहिए। बॉर्न डेट 1 जनवरी 96 के बाद का और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 25 तक। आप 30 साल से कम आपका एज हो तो ही आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होता है, बट एफएमएस के लिए एप्लीकेशंस एमसीसी के अलावा एफएमएस के पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे जो एफएमएस इंस्टीट्यूट है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे और आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रेफलर न्यू दिल्ली, 2 कॉलेज का यहाँ पे हमने जिक्र किया है जो पुणे में और न्यू दिल्ली के अंतर्गत है डॉक्टर्स। अब हम बात करेंगे स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो कि एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर करते हैं उनके बारे में। जो स्टेट के अंतर्गत प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस हैं
उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि 100% सीट्स थ्रू स्टेट काउंसलिंग कोटा वेरी अक्रॉस स्टेट। जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कोर्सेस पीजी का कोर्सेस ऑफर करते हैं, उनकी 100% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उनकी काउंसलिंग कराने के लिए। यहां पे एआईक्यू का स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज का सीट्स पे कोई अधिकार नहीं है। वहां की लोकल डीएमई 100% सीट्स अपने स्टेट की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल की पीजी सीट्स ऑफर करते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां की लोकल स्टेट अथॉरिटी डॉक्टर। एआईक्यू का यहाँ पे एमसीसी का स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो वहां की लोकल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, जिसको डीएमई के नाम से, कर्नाटका में केईए के नाम से जाना जाता है, एमपी में एमपी डीएमई के नाम से, यूपी में यूपी डीजीएमई के नाम से, इसी तरीके से हर स्टेट में कोई ना कोई एक काउंसलिंग अथॉरिटी बॉडी है जो कि वहां की काउंसलिंग को वहां की स्टेट पॉलिसी के आधार पे रेगुलेट करती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकता है, कहीं पे कुछ इंटरनल कोटा हो सकते हैं, कहीं पे एनआरआई कोटा हो सकता है, कहीं मैनेजमेंट कोटा हो सकता है, कहीं तीनों कोटा मेरिट, मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा हो सकता है। उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ स्टेट क्लोज पॉलिसी रखती है जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता है। कुछ स्टेट में पार्शियल क्लोज स्टेट है जो समवेयर फर्स्ट राउंड में अपने लोकल ही पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है, सेकेंड राउंड से अदर स्टेट एंटर करता है। ऐसे कई जगह पे 100% जो है कि ओपन स्टेट है जिसमें कोई लोकल डोमिसाइल या कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती है डॉक्टर्स। तो उसको हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 50% गवर्नमेंट कोटा सीट, ज्यादातर सीट्स गवर्नमेंट कोटा के अंदर आती है और 50% सीट्स मैनेजमेंट कोटा, बाकी 50% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भरते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। स्टेट अथॉरिटी, कुछ स्टेट अक्रॉस इंडिया अलाउ करते हैं कि कैंडिडेट को प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी मिले अंडर स्टेट अथॉरिटी। यहां पे क्राइटेरिया, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वेशन और वहां की लोकल जो कंडीशंस हैं, जो कि रूल्स एप्लीकेशंस हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। बट सबकी काउंसलिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटी की वहां की लोकल बॉडी कंडक्ट कराती है, उसका एआईक्यू से कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ओपन स्टेट कितने हैं, जो कि जहां पे अदर स्टेट का एप्लीकेंट नीट पीजी में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमारे पास ओपन स्टेट की जो लिस्ट है, आंध्र प्रदेश में बाहर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, कर्नाटका में कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, पौंडीचेरी में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में अदर स्टेट का नीट पीजी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस है। किसी स्टेट में, जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट है वह फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट राउंड में अलाउ है आपको, बट फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप राउंड 2 से अदर स्टेट के स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है। तो यहां पे अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो पार्शियल क्लोज स्टेट है कि फर्स्ट राउंड प्रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश ओनली, सेकेंड राउंड से अदर स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद भी जब राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो मध्य प्रदेश अपने स्टेट के नीट पीजी एप्लीकेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा सीट अलॉटमेंट में। देन अगर रिमेनिंग बची हुई सीट्स पे अगर मध्य प्रदेश का कोई लोकल कैंडिडेट जो डोमिसाइल है या वहां से यूजी कंप्लीट किया है उसको वहां नहीं है अवेलेबल, देन जाकर अदर स्टूडेंट को, अदर स्टेट के नीट पीजी एप्लीकेंट को सीट्स यहां अलॉट होती है। बिहार ओपन स्टेट है, यहाँ यूपी कंप्लीट ओपन स्टेट है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम स्टेट वाइज कहाँ पे कितनी परसेंट पार्शियल क्लोज है, कितना परसेंट जो कि कंप्लीट ओपन है और वहां पे क्या क्या लोकल फैक्टर्स हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, 1 बाय 1 स्टेट वाइज हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम आपको एक समराइज कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जो कि स्टेट के हैं, उनकी काउंसलिंग के बारे में कितने परसेंट सीट्स पे अलाउ है। यहाँ पे हमने ओपन स्टेट को ब्रीफ किया है। ओपन का मतलब होता है स्टेट अक्रॉस इंडिया का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में, लाइक यूपी और बिहार। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ स्टेट में मैनेजमेंट कोटा होगा, उसकी पॉलिसी अलग होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं राजस्थान स्टेट में राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में
अदर स्टेट का स्टूडेंट या नीट पीजी एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा हो जाएगी, लेकिन आप थर्ड राउंड के बाद नीट पीजी में आप अपने लिए सीट चॉइस लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो हर स्टेट की अलग पैरामीटर्स है, इसको बहुत ही बेसिक और बारीकी तरीके से हमें समझना पड़ेगा, एक एक फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, तब जाकर स्टेट वाइज हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। अभी मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि अक्रॉस इंडिया में कुछ क्लोज स्टेट माने जाते हैं, कुछ आंशिक क्लोज स्टेट जिसको पार्शियल क्लोज स्टेट बोल सकते हैं, कोई 100% क्लोज स्टेट है, कोई ओपन स्टेट है, कहीं पे एनआरआई कोटा अवेलेबल है 15% सीट्स, कहीं पे मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है 5% सीट्स, कहीं 15% मैनेजमेंट कोटा है। ऐसे सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब स्टेट वाइज हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन काउंसलिंग का जो ओपन स्टेट है अक्रॉस इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। इन स्टेट में प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एमएस रमैया कर्नाटका को ले सकते हैं, एमपी के कॉलेज को ले सकते हैं, पीपल्स मेडिकल कॉलेज, अरविंदो मेडिकल कॉलेज, चिरायू मेडिकल कॉलेज, आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज। तो हम प्राइवेट की अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग स्टेट वाइज डीएमई के जो रूल्स है उसके आधार पे, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के आधार पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो डियर एप्लीकेंट, नीट पीजी एमबीबीएस वाला आपके साथ आपकी मेडिकल जर्नी को स्मूथ बनाने में आपके हर कदम के साथ तैयार है। हमारा स्लोगन है कि हम आपके एडमिशन के साथ भी हैं, आपके साथ, और एडमिशन के बाद भी हैं। यहाँ पे आपको हमारे पोर्टल पे, हमारे डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है 7880119983, 7880119983। इस नंबर पे आप किसी भी तरीके की नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे आप पूछ सकते हैं। रिवर्ट आपको कॉल के माध्यम से नहीं, मैसेज के माध्यम से रिप्लाई हो सकता है। अगर इन केस आप रिप्लाई के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, आपको नीड नहीं है, तो हमारी सर्विसेज नहीं लेना है। अगर लगता है कि नहीं, 1-to-1 काउंसलिंग की आपको जरूरत है और हमारे ऊपर अगर ट्रस्ट है, हमारे प्रोसेस को जब आप वीडियो को देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि एमबीबीएस वाला और हमारी टीम आपकी काउंसलिंग असिस्ट कर सकती है, अगर भरोसा होगा, तो आप हमारे पेड सर्विसेज को ले सकते हैं। हमारे पेड सर्विसेज में राउंड 1 का जो पैकेज था, जिसमें हम राउंड 1 का स्लॉट हमने क्लोज कर दिया, जिसमें 50 स्टूडेंट की इंटेक हमारी फुलफिल हो गई है। रिमेनिंग 50 स्टूडेंट की स्लॉट 2 दिन में ओपन होने वाली है डॉक्टर्स। तो चलिए, अब हमने आपके लिए पूरी प्लानिंग के साथ, जो हमारे पास डेटाबेस था, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके तहत हमने पीपीटी प्रेजेंट किया आपके बीच में। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमें फॉलो करें, जिससे कि नई नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो डॉक्टर्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।